नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। यह रहेगी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर। फर्स्ट ग्रेड का अभी एग्ज़ाम हम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ शुरू करने के लिए आप सभी के पिछले काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी। उनमें से मुझे 2 पुस्तकें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी जो पुस्तकें उनमें अ, या तो सिर्फ़ सॉलिड पेपर थे या सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट थे जिनमें व्याख्या नहीं दे रखी थी। 2 पुस्तकें जो एक दिशा पब्लिकेशन की जो जिस बुक को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक फर्स्ट रैंक की बुक, वो भी काफ़ी अच्छी बुक थी। इन बुक में ये बुक जो अभी दिसंबर में जो न्यू सिलेबस आया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इसमें सिलेबस के जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से संबंधित राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आ रखा है, चाहे वो आरपीएससी से हो या चयन बोर्ड में हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ रखे हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है और इनकी व्याख्या दी गई है। तो इन दोनों पुस्तकों के लिए मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर वोटिंग करवाई थी, तो आप सभी साथी ने इस दिशा पब्लिकेशन की बुक को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, तो हम इसी पुस्तक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका इंडेक्स भी देख लेते हैं। अ, ये 20 दिसंबर 2024 को जो पाठ्यक्रम आया था फर्स्ट ग्रेड का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इस पुस्तक को जो मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो भाग है, इस पहले भाग में इतिहास से संबंधित रहेगा। हम भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का कल्चर। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर सामान्य विज्ञान के अलावा इसमें भारतीय राज्यव्यवस्था और राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी। तीसरे पार्ट में इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर का शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक रहेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान, इसके अलावा मैनेजमेंट के टॉपिक जो है वो रहेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान और मैनेजमेंट जो पार्ट 3 में रहेंगे। पार्ट 4 के अंदर इसमें रहेंगे साइकोलॉजी और मैथ के टॉपिक, सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति, इसके अलावा दो दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। और 5वाँ जो पार्ट रहेगा, इसमें रहेगा समसामयिकी। तो ये इस प्रकार से ये पुस्तक 5 भागों में डिवाइड है और इसमें टोटल है जो 400 पेज है। 400 पेज की ये रहेगी। आज हम शुरू करेंगे पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में टोटल 6 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है, यह गुप्त काल का यानी एंशिएंट हिस्ट्री का। दूसरा पार्ट है दूसरा जो चैप्टर है, यह मिडल हिस्ट्री का है। तो एक एक चैप्टर एंशिएंट का, एक चैप्टर मिडल का, बाकी के जो 4 चैप्टर हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। मिडल हिस्ट्री का इसमें एक ही टॉपिक है अपने सिलेबस में, गुप्तकालीन, और गुप्त काल में भी कला, साहित्य और स्थापत्य है। वही मध्यकाल में मुगल काल की कला, साहित्य और स्थापत्य है। आधुनिक काल में इसमें 1857 की क्रांति है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता है, जिसमें वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी और सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद है। और छठा चैप्टर इसमें है जो है राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, जवाहरलाल नेहरू का योगदान, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर और मौलाना आजाद का योगदान। तो ये रहेगा इंडिया हिस्ट्री का। इंडिया हिस्ट्री के पश्चात हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन सभ्यताएँ, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, विराट, फिर राजस्थान के सभी राजवंश प्रमुख राजवंशों के अलावा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। इसके पश्चात राजस्थान कल्चर, जिसमें समाज व धर्म, जिसमें लोक देवता, देवियाँ, संत और संप्रदाय, वास्तुकला, जिसमें मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, मेले, त्योहार, राजस्थानी परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, लोक संगीत, गीत, लोक नृत्य और अंत में रहेगा राजस्थानी भाषा और
संस्कृति। तो यह सारा पार्ट फर्स्ट का रहने वाला है। आज हम पार्ट फर्स्ट को शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में 110 पेज है। इसमें प्रत्येक पेज में करीबन 5 से 7 क्वेश्चन है। एवरेज माने तो 6 क्वेश्चन माने 110 पेज में इस पार्ट फर्स्ट के राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और इंडिया हिस्ट्री के लगभग 650 से 700 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम इनको शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक लेते हैं। भारतीय इतिहास का जो पहला टॉपिक है उसको अच्छा इसमें सभी जो पार्ट शुरू होंगे उनसे पहले उनकी एक समरी दे रखी है कि पहले के एग्जाम में उनके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पहले जो 2012 से लेकर 2020 तक के जो एग्जाम थे उनमें इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। 2022 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ राजस्थान के पोर्शन और जोड़ दिए थे। उसके पश्चात राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से राजस्थान के पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। जो पहला पार्ट है ये इसमें कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान और इंडिया के जो 30 अंकों के होने वाले हैं। अब करते हैं हम इसको शुरू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया हिस्ट्री का पहला टॉपिक गुप्तकालीन कला, साहित्य और स्थापत्य। सबसे पहले गुप्तकालीन कला, साहित्य और स्थापत्य। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो गुप्त काल की है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो काव्य मीमांसा की जो रचना की गई थी यह 9वीं शताब्दी में की गई थी। काव्य मीमांसा की रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी। दूसरे नंबर पर है स्वप्न वास्तता। स्वप्न वास्तता स्वप्न वास्तता ये जो मौर्य काल की रचना है जो कवि भास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। चौथे नंबर पर है वृत्त कथा। वृत्त कथा यह सातवाहन काल की है। अ, चांद्र व्याकरण चांद्र व्याकरण है यह जो है गुप्त काल की रचना है। चांद्र व्याकरण जो गुप्त काल की होगी तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। गुप्तकालीन ग्रंथकार अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश व नामलिंगानुशासन संस्कृत में उपलब्ध सबसे प्राचीन कोश नामक ग्रंथों की रचना की है। दूसरे नंबर पर है चंद्र गोमिन चांद्र व्याकरण के रचयिता। तीसरे नंबर पर है भट्टी, इन्होंने रावण वध पुस्तक लिखी जिसे भट्टी काव्य भी कहा जाता है। राम की कथा से अवगत कराते हुए यह पुस्तक व्याकरण के लिए नियम समझाती है। चौथे नंबर पर है भामह, अलंकार शास्त्र काव्य अलंकार के रचयिता भामह गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री थे। इसके पश्चात भारवी अलंकृत काव्य शैली का जन्मदाता भारवी कृतार्जुनीयम ग्रंथ के रचनाकार है। गुणाढ्य की व्रत कथा भास के स्वप्नवास तथा गुप्तकालीन ग्रंथ नहीं है। भास के जो स्वप्नवास तथा यह राजा उदयन और वासुदत्ता के प्रेम के कहानी का इसमें जो उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले आते हैं भारवी। भारवी की रचना कौन सी है। तो भारवी की रचना हमने अभी पढ़ी थी कीर्तार्जुनीयम। दूसरे नंबर पर है शूद्रक। शूद्रक की है मृच्छकटिकम। तीसरे नंबर पर है विशाख दत्त। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम। और चौथे नंबर पर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के है पंचतंत्र। भारवी की कीर्तार्जुनीयम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र। 4, 3, 2 और 1, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया था। वो तो गुप्त काल में जो रचा गया था ये हमने अभी देखा था अमर सिंह के द्वारा अमर कोश। 1 नंबर ऑप्शन। अवृत कथा जो सातवाहन काल की है। काव्य मीमांसा भी हमने अभी देखी थी। यह 9वीं शताब्दी में रची गई थी। और स्वप्नवास तथा यह भी अभी पहला ही प्रश्न था। तो यह स्वप्नवास तथा जो मौर्य काल की है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। विशाख दत्त। 4 नंबर ऑप्शन। विशाख दत्त
नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जो कालिदास की नहीं है? तो इनमें ऋतुसंहार, रघुवंश और मेघदूत ये तीनों कालिदास के। मृच्छकटिकम है जो शूद्रक की रचना है, कालिदास की नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार था जिसे प्राय चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन माना जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां ऋतुसंहार यह खंड काव्य है। जिसमें भारत की 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पर है मेघदूतम। यह भी खंड काव्य है। इसमें यज्ञ यक्षिणी के विरह का मार्मिक चित्रण है। तीसरे नंबर पर है कुमार संभव। यह महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। इसके अलावा रघुवंशम यह भी महाकाव्य है। इसमें दिलीप से अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। उसके पश्चात है मालविका अग्निमित्र। यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है जिसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रणय कथा है। इसके पश्चात विक्रम वंश है। इसमें पूर्वा ऋषि और उर्वशी की प्रणय कथा है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम यह कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, जिसमें मेनका विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला तथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय कथा है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? ये हमने अभी देखा था कि कौन सा नाटक था गुप्त काल में जिसमें गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है जो इसमें यह कहा गया है। इसमें जो सबसे पहला नाटक है हर्षचरित। हर्षचरित जो ये वर्धन वंश के समय लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की रचना है और मृच्छकटिकम है जो अशूद्रक की रचना है। तो इनके अलावा इनका भी ध्यान रखना आप। हर्षचरित बाण भट्ट की, मुद्रा राक्षस राक्षस विशाखदत्त की, मृच्छकटिकम शूद्रक की और अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता? कौन सा नाटक है जो इसमें कालिदास का नहीं है? सबसे पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वश है। ये तीनों कालिदास के हयग्रीव वध जो है ये अमृतमेट का है, ना कि कालिदास का। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा एक नाटक है? निम्न संस्कृत ग्रंथों में से कौन सा जो एक नाटक है? कुमार संभव जो महाकाव्य है। रघुवंशम रघुवंशम यह भी महाकाव्य है। मेघदूत है जो खंड काव्य है। और मालविका अग्निमित्र जो एक नाटक है। ये चारों ही नाटक और काव्य जो चारों ही कालिदास के द्वारा रचे गए हैं। जिसमें पहले 2 कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य है। मेघदूत जो खंड काव्य है और मालविका अग्निमित्र जो नाटक है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसमें तिगुआ का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। अब भूमरा का विष्णु मंदिर यह भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। और नचना कोठार का पार्वती मंदिर यह भी मध्य प्रदेश के पन्ना में है। तिगुआ का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में, भूमरा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में और नचना कोठार का पार्वती मंदिर यह मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। जो सबसे 1 नंबर पर है पहले है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के झांसी नामक स्थान पर है। झांसी नामक स्थान, झांसी आप सबने सुना होगा।
तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर वहीं झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे प्राचीन शिखर युक्त वर्गाकार मंदिर है। इसमें शेषनाग पर शयन करते हुए विष्णु की प्रतिमा। कहा जाता है कि मंदिरों की दीवारों पर रामकथा का चित्रण सर्वप्रथम इसी मंदिर में हुआ है। भुमरा का शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पाषाण निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा यमुना की आकृतियां बनी हुई है। मंदिर की छत चपटी है। नसना कुठार का पार्वती मंदिर, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित वर्गाकार चबूतरे पर निर्माण किया गया है। भीतरगांव का शिव मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित पूर्णतया ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर भारत का प्राचीनतम मंदिर, जिसका मेहराब भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराबों का अंतिम ज्ञात नमूना है। तिगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप तिगवा नामक स्थान पर स्थित इस गोलाकार मंदिर में स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई है। एरन का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह का द्वार, उसके सामने खड़े दो स्तंभ मात्र आज अवशेष के रूप में बचे हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान पर है, जो ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरगांव मंदिर कहाँ है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? तो भीतरगांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भीतरगांव का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकाल के मंदिरों को सुमेलित कीजिए। गुप्तकाल के मंदिरों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है सपाट छत वाला चौकोर मंदिर। सपाट छत वाला चौकोर मंदिर कौन सा है? तो सपाट छत वाला चौकोर जो मंदिर है, यह सांची मंदिर संख्या 8। दूसरे नंबर पर है वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ। वर्गाकार मंदिर एक विमान के साथ कौन सा मंदिर है जो वर्गाकार मंदिर है? यह नसना कोठार और भूमरा, पार्वती और शिव मंदिर। तीसरे नंबर पर है शिखर सहित वर्गाकार मंदिर। शिखर सहित वर्गाकार मंदिर देवगढ़ और भीतरगांव के मंदिर। गोलाकार मंदिर है जो तिगुआ का विष्णु मंदिर है। तिगुआ का विष्णु मंदिर जो गोलाकार मंदिर है। 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित मंदिर है? तो ईंटों से निर्मित मंदिर है भीतरगांव का विष्णु मंदिर। भीतरगांव का जो विष्णु मंदिर है, यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में धर्मगंज क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम से जो पुस्तकालय था। 4 नंबर ऑप्शन। बिहार प्रांत के पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। प्राचीन तिब्बती स्रोत के हिसाब से नालंदा के विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें, पुस्तकालय, रत्न सागर ज्वेल्स का महासागर और रत्नोदधि ज्वेल्स का सागर और
रत्न-रंजक गहनों से सजी हुई हुआ करती थी। हवेनसांग, इत्सिंग, हिन एचिन, प्रकाशमणि, चेहान सभी चीनी अ, हुई हुइने और आर्यवर्मन नामक कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। यह महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो यह हमने अभी पढ़ा है, पुस्तकालय था। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार से संबंधित दो कथन है। पहला कि ह्वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई। ह्वेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का महाविहार और नालंदा विश्वविद्यालय जो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, तो दोनों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। 1 और 2 दोनों सत्य है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना जो गुप्त काल की नहीं है? तो इसमें कामदक नीतिसार जो कामदक के द्वारा रचित है, जो गुप्त काल की है। दूसरे नंबर पर ऋतुसार, ऋतुसार कालिदास के द्वारा रचित है, यह भी गुप्त काल का है। तीसरे नंबर पर कामसूत्र, कामसूत्र जो वात्स्यायन के द्वारा रचित है, यह भी गुप्त काल की है। चौथे नंबर पर है विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित जो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित कश्मीर कवि विल्हण की रचना है। विक्रमांक देव रचित जो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीर कवि विल्हण की रचना है, तो 11वीं शताब्दी की है, गुप्त काल की नहीं है। जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजकवि थे। कवि विल्हण जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार के राजकवि थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी कृतियां दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर है विशाख दत्त। विशाख दत्त की कृति है देवी गुप्त चंद्रम चंद्रम अ, देवी चंद्रगुप्तम है जो विशाख दत्त की है, सही है। दूसरे नंबर पर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की लघु जातक। तो लघु जातक जो कृति है, इसके जो रचनाकार है, यह आर्यभट्ट नहीं है बल्कि है वराहमिहिर। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है जो आर्यभट्टयम नाम से जानी जाती है। तो आर्यभट्ट की आर्यभट्टयम है, लघु जातक के रचनाकार वराहमिहिर है, ना कि आर्यभट्ट। तो 2 नंबर इसका सुमेलित नहीं है। तीसरे नंबर पर है पालकाप्य है। पालकाव्य का हस्तायुर्वेद है और वराहमिहिर का पंच सिद्धांत। तो इसमें 1, 3 और 4 सुमेलित है, 2 नंबर इसका असुमेलित होगा। वराहमिहिर गुप्त काल का महान ज्योतिषी था। उसने अंक लेखन की नई पद्धति का अनुसरण किया और वर्गमूल एवं घनमूल निकालने की पद्धति निकाली जो आज भी प्रचलित है। उसने ज्योतिष को 3 भागों में बांटा, तंत्र, होरा और संहिता। तंत्र गणितीय ज्योतिष, होरा जन्मपत्री और संहिता। आचार्य वराहमिहिर ने ज्योतिष पर अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें पंच सिद्धांतिका, अवहृत जातक, अवहृत संहिता व लघु जातक प्रसिद्ध है। संस्कृत में रचित वृत्त संहिता ज्योतिष का शब्दकोश विश्वकोश है। इसमें नक्षत्रों की गति और उनका मनुष्य पर प्रभाव बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ है जो साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। किसके साम्राज्य साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? तो इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ है जो यह समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सूचना देता है। 3 नंबर ऑप्शन। अशोक के द्वारा कौशाम्बी में स्थापित स्तंभ पर प्राप्त यह प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद में के किले में विद्यमान है। इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन हरिसेन ने इनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। यह चंपू शैली जिसे गद्य और पद्य दोनों का जो प्रयोग होता है उसे चंपू शैली कहा जाता है। तो यह चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस लेख की भाषा संस्कृत
लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नवसहासाक चरित। 4 नंबर ऑप्शन। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर, विक्रमांकदेव चरित के रचयिता विल्हण तथा कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा है? निम्नलिखित में से किसने जो गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग कहने वाले थे के एम मुंशी। के एम मुंशी। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गुप्त काल में कला व साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहासकार कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग या स्वर्ग काल या श्रेणी युग की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन जो बुद्ध मूर्ति हमें मिली है यह प्रयागराज के मानकुर नामक स्थान से प्राप्त होती है। 2 नंबर ऑप्शन। मथुरा कला में निर्मित कुमारगुप्त प्रथम के समय की मानकंवर की बुद्ध मूर्ति प्रयागराज एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो कुषाण कला के से प्रभावित है। बुद्ध अभय मुद्रा में सिंहासनारूढ़ है, सिर मुंडित तथा ऊर्ध्व भाग नग्न व मांसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जो गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो इसमें देवगढ़ की शेषशाही विष्णु प्रतिमा, सारनाथ के धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में और उदयगिरी गुहा के अवरहा की प्रतिमा, ये तीनों पाषाण प्रतिमाएं हैं। 3 नंबर ऑप्शन सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा। सुल्तानगंज बुद्ध की जो प्रतिमा है पाषाण युक्त नहीं बल्कि तांबे की प्रतिमा है। ताम्र युक्त प्रतिमा है सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा। 3 नंबर ऑप्शन। सुल्तानगंज बुद्ध बिहार के भागलपुर के पास है। यह गुप्तकाल संक्रमण कालीन तांबे की बुद्ध की अभय मुद्रा में स्थित मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से। 1 नंबर ऑप्शन। गुप्तकाल में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं बहुतायत मिलती है। इनमें उदयगिरी व भूमरा से प्राप्त प्रतिमाएं प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुहा संख्या 6 के दीवार पर 12 हाथ वाली महिषासुर मर्दिनी का उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी का लेखक था। अष्टाध्यायी का लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। 3 नंबर ऑप्शन। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के कंधार में हुआ है। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। इनमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। 1 नंबर ऑप्शन। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलावती प्राचीन भारत का वृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? गणित से संबंधित। 3 नंबर ऑप्शन। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंकगणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? स्कंद गुप्त। 2 नंबर ऑप्शन।
स्कंदगुप्त 456 ईस्वी के समय सुदर्शन झील का दूसरी बार बांध टूट गया, जिसके कारण पलासिनी सुवर्ण सिक्ता नदियों का पानी झील से निकलकर समुद्र की ओर बह गया। झील खाली होने के कारण दुर्दर्शन बेड लुकिंग हो गई, जिसे 457 ईस्वी में चक्रपालित, जो प्रांतीय शासक पाणदत्त के पुत्र थे, ने 2 महीने की अवधि में स्कंदगुप्त के आदेश से इस झील की मरम्मत करवाकर पुनः सुदर्शन गुड लुकिंग बनाया। 458 ईस्वी में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में चक्रपालित ने इस झील के तट पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाकर जूनागढ़ अभिलेख प्रथम लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, कौन सा था? पंचतंत्र। 2 नंबर ऑप्शन। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें नीति शास्त्र से संबंधित विषयों को पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से समझाया है। कहानियों की इस पुस्तक का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं 40 अन्य पश्चिमी भाषाओं में हुआ है। इस पुस्तक की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दमना कहलाता है। पंचतंत्र की रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के लिए की गई थी। इसके 5 तंत्र हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अप्रक्षित कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। 3 नंबर ऑप्शन। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय में किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। 1983 में। 3 नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र के जलगांव के निकट अजंता की 30 गुफाएं हैं। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में यह 29 लिखी गई है। इनमें से 6 गुफाएं गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में चित्र अवशिष्ट बचे हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 व 17 ही गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण अजंता से प्राप्त होते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की 16वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र मरणासन राजकुमारी का है। अजंता की 17वीं गुफा चित्रशाला का सर्वश्रेष्ठ चित्र माता और पुत्र का है, जिसमें यशोधरा राहुल को भिक्षा के रूप में गौतम बुद्ध को अर्पित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के निम्नलिखित में कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जिसने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर रचना है नैषधीय चरित। नैषधीय चरित जो श्री हर्ष की रचना है। नैषधीय चरित दूसरे नंबर पर है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम जो भारवी की रचना है। और तीसरे नंबर पर है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो कवि माघ की रचना है। और चौथे नंबर पर है दस कुमार चरित। दस कुमार चरित जो दंडी की रचना है। तो इसमें प्रथम तीनों रचनाएं नैषधीय चरित, कीर्तार्जुनियम और शिशुपाल वध, ये तीनों ही रचनाएं जो महाभारत के कथा सूत्रों पर आधारित है। चौथे नंबर पर है दस कुमार चरित। दस कुमार चरित जो महाभारत से संबंधित नहीं है। तो इसमें महाभारत से संबंधित कथा सूत्र कौन कौन से रचनाओं में? 1, 2 और 3। 2 नंबर ऑप्शन। दस कुमार चरित दंडी द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य जिसमें 10 कुमार का चरित्र वर्णन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन है? बोधायन। 2 नंबर ऑप्शन।
प्राचीन भारत के इतिहास में पाई की गणना से कई उदाहरण मिलते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के शुल्ब सूत्र संस्कृत ग्रंथ जो स्रोत कर्मों से संबंधित है, इनमें यज्ञ वेदी की संरचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। सबसे प्राचीन बौधायन शुल्ब सूत्र बताता है कि एक गड्ढे की परिधि इसके व्यास का 3 गुना होती है। उस समय किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इसे पाई के नाम से जाना जाएगा, इसलिए पाई का नाम का उल्लेख नहीं है। परंतु यह तो तय है कि इसका उपयोग 6 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। बाद में आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में इसका मान पाई का मान 62832 अर्थात 2 3.41416 का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट के विषय में दिए गए कथनों के बारे में विचार कीजिए। आर्यभट्ट से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि वह पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। आर्यभट्ट पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी वह पहला ही था। तीसरा कि उसने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन दिया। आर्यभट्ट ने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन दिया था। उसने पाई का भी बहुत सही मान दिया था। तो चारों ही ऑप्शन है जो आर्यभट्ट से संबंधित सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। आर्यभट्ट गुप्त शासनकाल के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट ने कुसुमपुर पटना में अपना ज्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। आर्यभट्ट ने केवल 23 वर्ष की आयु में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टम जो 499 ईस्वी में लिखा है। आर्यभट्टम के 2 खंड है, 10 गीतिका सूत्र और अभिसैत्सरित अविशेष उल्लेखनीय है। आर्यभट्टीय के प्रथम 10 सूत्रों को ही 10 गीतिका सूत्र कहा जाता है। प्रथम खंड में अंक के स्थान पर विवेचन किया गया है और दूसरे में गणित एवं कला का वर्णन है। इस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि सूर्य घूमता नहीं है वरन पृथ्वी अपने व्यास के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने विशेष सिद्धांत के अनुसार वर्ष की अवधि 365.2586805 दिन अर्थात 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड बताई है, जो यथार्थ के सन्निकट है। उसने दिन रात छोटे बड़े होने का पता लगाया एवं इनको ठीक व पूरी तरह से नापने का यंत्र भी निकाला है। ग्रहों और नक्षत्रों की गति का भी उसने पता लगाया, जो आज के वैज्ञानिक के तथ्यों के अनुरूप है। त्रिकोणमिति में उसने पाई की सही कीमत 3.1416 निकाली। आर्यभट्ट का पहली 9 संख्या तथा शून्य के सिद्धांत पर आधारित दशमलव सिद्धांत के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका आज सारा संसार लाभ उठा रहा है। खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने कहा कि स्थान स्थान शयन दशा गुणम अर्थात 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है। इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो वराहमिहिर के द्वारा नहीं रचा गया है। पंच सिद्धांतिका, अवृहद विवाह पटल और वृहद जातक। पंच सिद्धांतिका, अवृहद विवाह पटल और वृहद जातक ये तीनों वराहमिहिर के हैं। दूसरे नंबर पर है 10 गीतिका सूत्र। 10 गीतिका सूत्र जो आर्यभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया। विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने का बताया था। 365.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख नहीं है। कौन सा अभिलेख है जो गुप्तकालीन नहीं है। तो पहला प्रयाग प्रस्तुति यह गुप्तकालीन है। भीतरी स्तंभ लेख भी गुप्तकालीन स्तंभ है। तीसरे नंबर पर ऐहोल अभिलेख,
एहोल अभिलेख जो वातापी के चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय की गतिविधियों की जानकारी मिलती है। तो यह वातापी के चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, चालुक्य वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से नहीं। और चौथे नंबर पर उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख भी गुप्तकालीन अभिलेख है। एहोल अभिलेख से वातापी के चालुक्य वंश से पुलकेशिन द्वितीय की गतिविधियों की जानकारी मिलती है। प्रयाग परिस्थिति से समुद्रगुप्त, उदयगिरी अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय और भीतरी लेख से स्कंदगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है, जो तीनों ही गुप्तकालीन जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली लौह स्तंभ के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, निम्न कथनों में से सत्य कथन बताएं। मेहरौली स्तंभ लेख से संबंधित कुछ कथन है। पहला है कि इसमें यह स्तंभ दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। मेहरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर है। इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन है। इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन है। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है। चौथा, कि सभी इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसका गलत होगा, क्योंकि सभी विद्वान जो इस चंद्र नामक जो राजा चंद्र नामक जो राजा का उल्लेख इस मेहरौली स्तंभ पर हुआ है, इसके बारे में अलग अलग कथन दिए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एचसी सेठ की, तो उन्होंने इसे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बताया। डॉक्टर मजूमदार की अगर बात की जाए, तो डॉक्टर मजूमदार ने जो ये चंद्र नाम का राजा जो मेहरौली लौह स्तंभ पर उल्लेखित है, यह उन्होंने कनिष्क को कहा है। कनिष्क को कहा कि यह ही है जो चंद्र कनिष्क है, इसी का नाम इस पर उल्लेख है। इसके अलावा हम और अलग विद्वानों की बात करें, तो इसमें एक प्रमुख नाम आता है एच.सी. राय चौधरी का। एच.सी. राय चौधरी ने कहा कि पुराणों में वर्णित जो नागवंशी चंद्रास था, वही है चंद्र नामक राजा है। आर.जी. बसाक ने इसे गुप्तकालीन चंद्रगुप्त प्रथम बताया। श्री राम गोयल ने इसे समुद्रगुप्त से संबंधित बताया, कहा कि समुद्रगुप्त की उपाधि चंद्र थी और यह मेहरौली स्तंभ जो समुद्रगुप्त के द्वारा स्थापित है। तो इसमें सभी इतिहासकार निर्विवाद रूप से एक नहीं है, बल्कि इन सभी में विवाद है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली से 9 मील दक्षिण में मेहरौली स्थान पर कुतुब मीनार के समीप स्थित है। इस स्तंभ में चंद्र नामक राजा की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। यह स्तंभ रसायन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पर जंग लगने व उखड़ने का कोई भी चिन्ह नहीं है। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने। 2 नंबर ऑप्शन। मंदसौर शिलालेख मध्य प्रदेश के दसपुर स्थान पर उत्कीर्ण कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें जुलाहा श्रेणी द्वारा दसपुर में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। कुमारगुप्त के दरबारी कवि वत्स भट्टी ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्र गोमने ने। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान ने 80 फुट ऊंची तांबे की महात्मा बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख किया है। फायान ने 80 फुट ऊंची तांबे की महात्मा बुद्ध की मूर्ति का उल्लेख किया है। यह मूर्ति कहाँ पर है? नालंदा में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है एरन अभिलेख में। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है, जो 510 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। अभिलेख दे रखे हैं, यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सबसे पहले नंबर पर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख है उदयगिरी का और सांची का अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है धनदेय अभिलेख। स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। और समुद्रगुप्त से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रयाग परिस्थिति से। तो ये चारों ही सुमेलित है, ए, बी और सी, डी। 1 नंबर ऑप्शन।
भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव में स्थित स्तंभ में स्कंदगुप्त के शासन में हुए हुण आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। जो महत्व समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति का था, वही स्कंदगुप्त के लिए भीतरी स्तंभलेख का है। इस स्तंभलेख में गुप्त शासकों की सबसे लंबी वंशावली प्राप्त होती है। सांची का अभिलेख सांची का लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकारघव ने इसकी स्थापना की थी। उदयगिरि का द्वितीय गुहालेख उदयगिरि का द्वितीय गुहालेख शिव अभिलेख विदिशा मध्य प्रदेश में साबवीर सेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव व संधि विग्राहक ने शक विजय के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ इस प्रदेश में आने पर यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। उसके पश्चात है धनदेव ताम्रलेख। अब भूमि विक्रय की घोषणा वाला गुप्तकालीन शासकों का प्रथम अभिलेख है धनदेव ताम्रलेख। भास्कर प्रथम की रचना और रचनाएं भास्कर प्रथम की इसमें रचनाएं कौन कौन सी है? तो महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य, ये तीनों ही भास्कर प्रथम की रचनाएं हैं। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रमुख गुप्तकालीन कला, साहित्य और स्थापत्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब हम करेंगे मुगल कालीन कला, साहित्य और स्थापत्य से संबंधित प्रश्नोत्तर।